गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखिए, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा विच इज बेटर। ठीक है, हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, पढ़ा था। तो इनमें से कौन सा अच्छा है, ठीक है, हमें इसके बारे में बात करनी है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि 3 नंबर का एग्जाम में ऐसा एज इट इज उठ के आ सकता है। ठीक है, तो अगर लिखने का आएगा तो ठीक है, तो समझो जरा। रियल जीडीपी इज बेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। ठीक है, कई सारे रीजन है जिन वजहों से रियल और नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा बेहतर है, क्या बेहतर है। देखिए, रियल हमेशा बेहतर होता है नॉमिनल से। ठीक है, क्यों होता है, देखो। रियल जीडीपी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट, क्या लिखा हुआ है, रियल जीडीपी हेल्प कर क्या करता है, ये इफेक्ट को डिटरमाइन करने में। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट लेवल। मतलब हर साल कितना कितना जो है आउटपुट बढ़ रहा है, कितने आउटपुट्स यानी कितना आप यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इसके चेंज को यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिजिकल आउटपुट से यही मतलब है। तो रियल जीडीपी हम क्या करते हैं, पिछले वाले प्राइस पे जितना आउटपुट चेंज हुआ उसको अपन देखते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट और प्राइस। एक ही बात चल रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 यूनिट प्रोड्यूस किए थे आपने 5 रुपए के हिसाब से, तो 500 रुपए ये था क्या, रियल जीडीपी के हिसाब से। नॉमिनल में क्या हुआ, आउटपुट कितना हो गया, मान लीजिए 15 हो गया, और अब यूनिट हो गई 10, तो अभी आ गया 1500। लेकिन क्या करना, ये नॉमिनल जीडीपी है। आप नॉमिनल जीडीपी जो है करंट ईयर का, उसको करंट ईयर का प्राइस जो है 10, ठीक है, तो करंट ईयर की क्वांटिटी है 5, पिछले साल का आपका जो क्वांटिटी थी 10 और प्राइस थी 5, तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। प्राइस वही रख के कैलकुलेट करो, तब आपको एकदम रियल पिक्चर मिलेगी। तो आप जरा पिछले वाले आपने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया 15 कर दिया, लेकिन प्राइस जो है आपकी 5 ही है, तो फिर जो है वैल्यू क्या आएगी, समझिएगा। ये कैलकुलेट करना रियल जीडीपी होता है, समझिएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना रियल जीडीपी होता है। तो ये 60 और 75 75, ये 50 आएगा, 55 ठीक है, तो ये 75 आ गया, समझ रहे हैं। ये हुआ आपका सही मायने में, सही मायने में नॉमिनल जीडीपी। अभी 10 से इंटू किया था तो 150 आ रहा था। ठीक है, 150 आ रहा था, मैंने कुछ और लिख दिया होगा शायद। ठीक है, 15 से 5 को करोगे तो 10 को जब किया था पहले तो, लेकिन वो नॉमिनल है, गलत है, वो नए प्राइसेस पर है, पुराने प्राइस पर कैलकुलेट करना होता है। तो रियल जीडीपी कहता है पुराने प्राइसेस जो है उन पर ही उनको चेंज करके देखो, उन पर ही चेक करो उसको, तब आपको सही फर्क पता पड़ेगा। तो रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा होता है कैलकुलेशन में। ठीक है, रियल जीडीपी नॉमिनल से ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा पॉइंट, रियल जीडीपी इज बेटर बिकॉज, कारण क्या देखो, measure to make periodic comparison in physical output of goods and services over different year। आप कितने भी सालों का करोगे ना, रियल जीडीपी, रियल जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने रियल मान लिया 2010 को, ठीक है, आप 2011 का कंपैरिजन जो है 2010 के बेस पर करोगे, 2012 का कंपैरिजन 2010 के बेस पर करोगे, 2018 का कंपैरिजन 2010 के बेस पे करोगे, तो क्या होगा, समझ रहे हो। एक ही फिगर से आपको चीजें कैलकुलेट करनी है तो सही पिक्चर जो है आपको मिलती रहेगी। तो रियल जीडीपी जो है वो, ये सब बातें आप पढ़ चुके हो अभी पहले, मतलब सब चीजें मैंने बताई आपको, बस वही एक तरीके से लिख दिया उन्होंने, कुछ नहीं। रियल जीडीपी ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक कंपैरिजंस में आपको काफी सारे सालों तक के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, रियल जीडीपी फैसिलिटेट करता है क्या, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। जैसे आपने एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी एक को बेस मान लिया, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, आप इकोनॉमिक कंपैरिजन समझते हैं क्या होता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक प्रेफरेंस क्या होता है, आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक को बेस रखोगे, एक को दूसरे को से कंपेयर करोगे, जिसको आप बेस रख रहे हो वो वाला जो है आपका रियल जीडीपी होगा। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छी पिक्चर मिलेगी आपको, ये सब बातें। Therefore, real GDP is better than nominal GDP as it truly reflects the growth of an economy। तो आपकी कंट्री कितना ग्रोथ कर रही है, आपकी इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रही है, ये ज्यादा अच्छे से आप जो है रियल जीडीपी से पता कर सकते हो, नॉमिनल जीडीपी से उतना अच्छे से पता नहीं पड़ता है। ठीक है,
देखिए जीडीपी एंड वेलफेयर जो है हमारा अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जीडीपी और वेलफेयर में समझना क्या है हमें। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साल भर में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, ये सब चीजें होती है, ठीक है। वेलफेयर मतलब कोई चीज अच्छी कर रहे हो आप सोसाइटी के हिसाब से, देखो कोई चीज जो अच्छी कर रहे हो, तो ये दोनों जीडीपी बढ़ने से आपका वेलफेयर जो बढ़ता है, समझिए। अगर आपके देश की जीडीपी बढ़ रही है मतलब आपकी इकोनॉमी में पैसा कमा रही है आपकी इकोनॉमी, तो मतलब लोगों की भलाई हो रही होगी, ठीक है, तो वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, ये माना जाता है, ठीक है। जीडीपी क्या है, ये सब बातें देखो, जीडीपी, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये सब बातें हैं, ठीक है। ऑफन कंसीडर एज एन इंडेक्स, मतलब जीडीपी जो है उससे आप ये देखते हो कि लोगों की भलाई कितनी हो रही है, ठीक है। तो वेलफेयर क्या मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल, ठीक है, लोगों के लिए अच्छे होने की बातें हो रही हैं। ये डिपेंड करता है ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे कि हर किसी के पास रिसोर्सेज हों, तो उतनी ज्यादा अच्छी है जीडीपी उतना ज्यादा वेलफेयर है, ठीक है। सो हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब ज्यादा जीडीपी है मतलब कि वेलफेयर ज्यादा हो रहा, लोगों की भलाई ज्यादा हो रही, लोगों के लिए अच्छा, इकोनॉमी में हम ज्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है, ये मतलब होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन केसेस में जीडीपी बढ़ने पर वेलफेयर भी बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट होती है किसी किसी सिचुएशन में ये बात, वो कौन कौन सी बातें हैं देखो। अब पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, देखो इफ इट इज पॉसिबल देन दैट विद राइज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ना मतलब देखो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आल्सो इंक्रीज, मतलब कहने का क्या है, ये दो लोग हैं, जीडीपी बढ़ी, अंबानी और अंबानी हो गया मतलब और अमीर हो गया, ठीक है, गरीब और गरीब हो गया, तो इनके बीच में पहले इनकम का डिफरेंस इतना था, अब इनकम का डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया, समझ रहे हो। कहने का मतलब है पहले इनकम का डिफरेंस थोड़ा था, अब वो डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो ये वाली बात है। पहले इनकम का डिफरेंस कितना था, थोड़ा सा था, अब इनकम का डिफरेंस और ज्यादा हो गया, फर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया इनके बीच में। तो जीडीपी तो बढ़ रही है, ठीक है, देश की, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे आप जो है हर चीज सही से कर पा रहे होंगे। देखो गैप है इन दोनों के बीच का, पुअर और रिच के बीच का। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो वेलफेयर ऑफ पीपल मे नॉट राइज एज मच एज जीडीपी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ लोगों का वेलफेयर भी उतना बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा। कहने का मतलब है कि लोग अमीर होते जाएंगे, ठीक है, जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, गरीब तो वहीं की वहीं रहा, तो इससे जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन जो लोग गरीब थे उनका वेलफेयर बढ़ा गया, उनके लिए अच्छाई भलाई बढ़ी गया, उनका उनके पास भलाई का क्या मतलब, मेरे कहने का क्या मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी गया उनके पास, समझ रहे हो। क्या वेलफेयर किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड, ठीक है, वो बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। वो तो बेचारा उनके पास वही टूटा फूटा झोपड़ी थी और उतना ही ले दे के खाने पीने की जुगाड़ थी, वो तो वहीं का वहीं रहा। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड जो है उनका वो नहीं बढ़ा, समझ रहे हो। और अमीर जो व्यक्ति वो और अमीर होता गया, तो अमीर हो जाएगा, जीडीपी बढ़ गया, लेकिन वेलफेयर हाँ नहीं बढ़ा कुछ। नेक्स्ट चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ गए किसी चीज के। एक बात बताओ यार, चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन के कारण होती है, महंगाई को ही इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। जब चीजों के दाम बढ़ जाएं, तो जब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो इससे लोगों की भलाई होगी या नहीं होगी, अरे कैसे हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा नहीं घटेगा, आप 100 चीजें खरीदते थे 50 ही खरीदोगे जब चीजें महंगी हो जाएंगी, तो समझ रहे हो। तो जीडीपी तो बढ़ेगा क्योंकि महंगी चीजें बिक रही हैं, तो जीडीपी में पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन वही लोग जो खरीद रहे थे चीजें वो और कम कर देंगे खरीदना, तो वहां वेलफेयर कम हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो लोगों के पास है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, राइज इन प्राइस, कुछ भी कह लो, एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, ठीक है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, ये सब बातें, देन इट विल नॉट बी रिलायबल इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं बढ़ा आपका, ठीक है, वेलफेयर नहीं बढ़ा। प्राइस बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन वेलफेयर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, हम जीडीपी में ये तो काउंट करते हैं जो चीजें पैसे से जुड़ी हुई हैं, जो पैसे से नहीं जुड़ी उनका क्या, हाउसवाइफ काम कर रही है घर में, ठीक है, किचन गार्डनिंग, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज, समझ रहे हो कहने का मतलब। तो
अब क्या आप इनको कोई आपने किसी की मदद कर दी, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे भलाई तो बढ़ेगी ना, वेलफेयर तो बढ़ेगा, ठीक है। कोई हाउसवाइफ है जो घर में काम कर रही है तो उससे सोसाइटी का भला होगा ना, बिल्कुल होगा, वरना परिवार बिखरा रहेगा उनका। तो कहने का मतलब समझो कि इससे सोसाइटी का भला होगा, लेकिन जीडीपी में कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, तो जीडीपी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वेलफेयर बढ़ेगा लेकिन इससे, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज से, ठीक है। मैनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। अब कौन कौन सी वो सब बता दिया, और ये इंक्लूड नहीं होंगी जीडीपी में ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। आपको पता ही नहीं है कितने हाउसवाइफ हैं, कितना गार्डन में काम हो रहा है, कितना किचन में काम हो रहा है, ठीक है भैया। फिर आप समझ लीजिए कि आपने किसी की मदद की, ठीक है, किसी को जरूरत पे उसको कोई सामान दे दिया, किसी को जरूरत पे उसकी हेल्प कर दी, अब किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है वो, ठीक है। तो जो मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आपने जो मदद की है, तो डाटा ही नहीं होगा उस चीज का, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो उसको, इंक्लूड ही नहीं करोगे नेशनल इनकम में, तो इससे वेलफेयर तो बढ़ेगा। देखो क्या लिखा, हाउएवर सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर तो बढ़ेगा लेकिन जीडीपी से कोई लेना देना नहीं, जीडीपी फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज का, ये वाली बात भी होती है। तो ये 3 पॉइंट जो है उसमें जीडीपी के फर्क पड़ने से वेलफेयर पे फर्क पड़े ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ये 3 बातें वो बता रही है, और भी 1-2 चीजें देखो। एक्सटर्नैलिटीज क्या कहता है, देखो 2 तरह की होती है, पॉजिटिव होंगी एक नेगेटिव होगी, आप समझिए। एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है, देखो रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म, मतलब फायदे और नुकसान, ठीक है, किसी भी काम के, ठीक है, जो कोई व्यक्ति कर रहा है या फिर कोई कंपनी कर रही है। अब उस चीज को आप मतलब कहने का क्या है यहाँ पर, पेड और पेनलाइज का मतलब आप उस चीज को रिवॉर्ड और जो है पेनल्टी दोनों नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कोई डांस एकेडमी है, ठीक है, आपके घर के बगल से खोल ली किसी ने, वो लगा पूरा दिन, ठीक है, आप सो रहे हो कुछ भी कर रहे हो, उसने बजाय बूफर, ठीक है, अब तुम ना उसको रिवॉर्ड दे सकते हो उस चीज का, ना तुम उसको पेनल्टी दे सकते हो। तुम क्या कंप्लेन करोगे क्या जाके, अरे मतलब ये गाने बजाते, अब गाना क्या, वो तो काम कर रहा है अपना, ठीक है। अब वो लिमिट में भी कर रहा है तो आपके घर के बगल की दीवार इतनी नजदीक है कि वो आपको डिस्टर्ब हो ही रहा है उससे, वो क्या करे बेचारा, ठीक है। तो आप एक्सटर्नलिटीज मतलब ऐसी चीजें जिनसे फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन उस चीज पे गुस्सा भी आएगा, फायदे भी उस चीज के, नुकसान भी, सब चीजें हैं, ठीक है। एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन बेनिफिट टू अदर्स, मतलब जिससे दूसरों का फायदा हो, ऐसी कोई चीज कर रहे हो आप तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया। ऐसी चीजें आप कर रहे हो जिससे दूसरा का नुकसान हो तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपने किसी का जो है कोई बच्चा ब्लाइंड है, ठीक है, आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है, रोड क्रॉस करा दिया, ठीक है, या फिर उसको कुछ भी गिफ्ट दे दिया, ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई एक तरह से, ठीक है। नेगेटिव क्या हो गई, चोरी कर ली किसी की, ठीक है, ये सब चीजें हैं। चोरी एकदम नहीं, लेकिन हाँ किस चीज का धोखा दे दिया तुमने उसको, ठीक है, भरोसा तोड़ दिया, उसने कोई सीक्रेट तुम्हें बताया था, तुम उसने कहा था तुम किसी को और को मत बताना, तुमने बता दिया, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो गया। खैर आगे देखो, एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए नेगेटिव पॉजिटिव के, और अच्छे से देख लो। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं कौन, इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, इससे किसी न किसी को नुकसान हो रहा है ना, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव इफेक्ट है इससे हेल्थ वगैरह पे, तो वेलफेयर में ये नुकसान बढ़ेगा, वेलफेयर कम होगा। पॉजिटिव का देखो अगर आप, तो पब्लिक पार्क वगैरह आप यूज कर रहे हो किस लिए, आराम से लिखा कैसे देखो, पार्क फॉर पीपल फॉर प्लेजर है, वहां जाके क्या मतलब डांस करेगा आदमी ठीक है, सिंपल घूमने फिरने टहलने जाओ और कोई पैसा नहीं देना उस चीज का, लेकिन हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी आपकी, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, ठीक है। ये सब बातें कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। फिर आप देखो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अच्छा ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने खाना ऑर्डर किया 3 लोगों के लिए, या फिर मान लो 5 लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया, ठीक है, बैठे हैं दोस्त यार, तो आपने क्या कहा, एक बोला कि यार 1-2 लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डर कर ले, आपने क्या किया, फिर 5 तो थे ही, 2 का एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिया, लेकिन खाने वाले आ गए 4 और, मतलब खाना ऑर्डर टोटल हुआ 7 लोगों का, 5 लोग बैठे थे, 2 के लिए एक्स्ट्रा कर लिया था, लेकिन आ गए 4 और, ठीक है, तो टोटल अब 9 लोग। फिर समझो क्या कर रहा हूँ, 5 लोग बैठे थे, बैठे बैठे सोचा खाना ऑर्डर करते हैं, खाना 5 लोगों को करना खाना है, ठीक है, लेकिन सोच लिया 2 लोगों का एक्स्ट्रा कर लो,
मतलब ज्यादा खा लेंगे, ठीक है, 2 लोगों का एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन खाने वाले 4 और आ गए, 4 और आ गए, समझ रहे, 5 तो थे ही, 4 और आ गए, 9 हो गए, और खाना ऑर्डर कितने कर रखा है, 7 लोगों का कर रखा है आपने। अगर आप अपने हिस्से में भी लिमिटेड खाओगे, एक्स्ट्रा नहीं खाओगे तो, समझ रहे हो, 7 लोगों का कर रखा है, तो क्या हुआ, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ जो लोग हैं वो बढ़ गए, ठीक है। जीडीपी डज नॉट कंसीडर, अब यहाँ ये थोड़ी कहोगे खाना हमने ज्यादा मंगा लिया था, ठीक है, 5 लोगों का ऑर्डर करना था, 2 का ऐसे एक्स्ट्रा खाना था, तो 7 लोगों का मंगा लिया आपने, लेकिन खाने वाले 4 और आ गए 9, तो आप जब 9 लोग हो गए तो ये थोड़ी कहोगे आपके नहीं हमने तो 2 लोगों का खाना एक्स्ट्रा ऑर्डर किया, अरे 2 लोगों का देखो तो गौर से कम पड़ गया अब आपको, समझ रहे हो, 2 लोगों का खाना कम पड़ गया आपको। तो यही वाली बात है, जीडीपी आप जब बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है आपकी, 5 रुपए थी 7 रुपए हो गई जीडीपी आपकी, 2 रुपए से बढ़ गई, लेकिन 5 की जगह 4 लोग और बढ़ गए, 9 लोग हो गए टोटल पॉपुलेशन में, तो 2 लोग बढ़ गए, जीडीपी बढ़ने से ज्यादा लोग बढ़ गए, ठीक है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपका जीडीपी पे। जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कंट्री की पॉपुलेशन में चेंज आने से जीडीपी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, मतलब 5 से 7 और 5 से 9, 5 + 4 9, 5 + 2 7, तो यहाँ देखो जीडीपी ऊपर वाला मान लो और पॉपुलेशन नीचे वाला मान लो, ठीक है, पॉपुलेशन में, हाँ ठीक है, तो जीडीपी बढ़ी 7 पर आ गई और पॉपुलेशन बढ़ी 9 पर आ गई 5 से, तो यहाँ देखो पॉपुलेशन में ग्रोथ ज्यादा है ना, 4 लोग बढ़ गए, यहाँ 2 ही बढ़े जीडीपी से, तो आप ये थोड़ी कहोगे जीडीपी बढ़ गई है, जीडीपी और माइनस में चली गई है यहाँ पर, देन इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बहुत अच्छे से लाइन लिखी है, तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में जितना आना था वो कम हो गया ना। अब और थोड़ा एक एग्जांपल मस्त, ठीक है, इसी को और थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, कहने का क्या मतलब है, 5 लोग बैठे थे, एक एक रसगुल्ला 5 के लिए, 2 एक्स्ट्रा मंगा लिए थे, टोटल मंगाए 7, लेकिन खाने वाले 4 और आ गए, टोटल आपको कितने चाहिए, अब 9 चाहिए है आपके पास 7, तो देखो यहाँ क्या लिखा, पहले 5 लोग थे, 5 के हिस्से में एक एक आ रहा था, अब 9 लोग हैं, क्या 9 के हिस्से में एक एक आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 लोगों के लिए कम पड़ गया, देन इट विल डिक्रीज द, ध्यान समझना, देन इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअल के पास जितनी अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज, एक एक सबके हिस्से में आना है, लेकिन नहीं आ रहा ना, 7 ही लोगों के पास आया, 2 लोगों के पास आई नहीं, तो वो घट जाएगी, समझ रहे हो, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर डिक्रीज होगा, ठीक है, ये वाली बात थी। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपके पास, ठीक है, कि ग्रीन जीएनपी होता है, जीएनपी पता नहीं कुछ तो अलग निकल रहा था दिमाग से, ग्रीन जीएनपी कह रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन जीएनपी क्या सुनना है, आप डायमंड का बिजनेस करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, डायमंड का बिजनेस करते हैं, ठीक है, डायमंड का बिजनेस करके आपने मान लीजिए कमाए 30 लाख रुपए कमाए, ठीक है, 30 लाख रुपए कमाए आपने बढ़िया डायमंड का बिजनेस करके, लेकिन उस चक्कर में आपने 4 लाख रुपए की कीमत के पेड़ काट दिए जंगल में जाके डायमंड निकालने के चक्कर में खदानों से, ठीक है, 30 लाख का प्रॉफिट कमाया आपने, लेकिन क्या हुआ, 4 लाख रुपए का नुकसान कर दिया आपने एनवायरमेंट का, ठीक है, पेड़ काट दिया आपने, जंगल जो था वो सब पूरा एकदम खत्म कर दिया आपने, 4 लाख रुपए एनवायरमेंट का नुकसान हो गया, तो 30 लाख में से वो 4 लाख घटाओ, बचा 26 लाख, ये हो गया ग्रीन जीएनपी। सर इसका क्या मतलब है, आप जो काम करे हो उससे एनवायरमेंट को जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को हटा के जो पैसा बचा है आपके पास वो ग्रीन जीएनपी होता है। फिर से समझो, जितना आपने कमाया है उसमें से जो एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है उसको हटा के जो आपके पास एकदम प्योर एकदम, समझ रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है, वो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, वो जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो जो बेनिफिट आ रहा है आपका, ठीक है, वो ग्रीन जीएनपी होता है। अब यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, कई सारे इकोनॉमिक्स वगैरह ने ग्रीन जीएनपी बताया, वो सब ठीक है। ग्रीन जीएनपी मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, आपने रिसोर्सेज को बर्बाद करके जो कमाया है, ठीक है, इट विल हेल्प टू अटेन अ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड equitable distribution of benefits of development a large number of significant greater sustainability। sustainability पता है ना, कि अपने जो है आप अपने लिए जितना यूज करना कर लो, लेकिन खत्म मत कर देना चीजें, पेट्रोल है तुम यूज कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के चलो, पानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है, ठीक है, ये सब बातें। खैर ग्रीन जीएनपी में इतनी सी बात थी, ठीक है, कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है
उसको घटा दो जितना आप कमा रहे हो उसमें से, तो जो बचेगा वो ग्रीन जीएनपी बस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है नेशनल इनकम की सारी बातें खत्म होती है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इन सब चीजों को, है ना। कहाँ क्या क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जीडीपी, जीएनपी, ग्रीन जीएनपी, है ना, वेलफेयर वाला टॉपिक, दोनों में से रियल नॉमिनल में से कौन सा अच्छा है ना, करंट और कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, सॉरी करंट और कांस्टेंट प्राइस जो है नेशनल इनकम के, जो अभी इससे पहले मेथड्स पढ़े थे, है ना, ये और इससे पहले वाली क्लास दोनों अच्छे से कर लो। इसमें से ज्यादा उम्मीद है पिछले 2-3 सालों से इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते रहे, बाकी इन्हीं मेथड्स पे क्वेश्चन आते रहे, बाकी इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह और वैल्यू एडेड पे नहीं आए। ठीक है, तो ये पूरी बातें थी नेशनल इनकम की जो आपको मैंने यहाँ पर करा दी।